राष्ट्रवादियों और हिंदुओं की भारी मांग पे एक हिंदू राष्ट्रवादी इकोसिस्टम हम बनाने जा रहे हैं 25, 26, 27 अक्टूबर को राष्ट्रवादियों के महाकुंभ दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2024 में। इसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। रजिस्ट्रेशन आप नीचे जाकर लिंक पे कर सकते हैं, QR स्कैन करके आप हमें सहायता कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और स्पॉन्सरशिप्स के भी ऑप्शन ओपन है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस शो में। और आज हमारे साथ हैं अभिषेक तिवारी जी। अभिषेक तिवारी जी से हम बात करेंगे सामाजिक विषयों पर। और उससे पहले आप सभी को याद दिला दें कि हमारा जो राष्ट्रीय महाकुंभ होने जा रहा है राष्ट्रवादियों का 25, 26, 27 अक्टूबर को, उसके रजिस्ट्रेशन चालू हैं। कृपया रजिस्ट्रेशन शीघ्र करें। और आइए अब हम चलते हैं आज की विषय वस्तु पर। अभिषेक जी, क्या हो रहा है ये वक्फ के मामले में? हमने सुना आपका एक पूरा का पूरा गांव ही कबाड़ दिया गया। जी, पटना के ही फतुहा में एक गांव है, उसके पूरे गांव को क्लेम किया इन लोगों ने। तो खैर उसमें बहुत यादव और भूमिहारों की भी भूमि जा रही थी। एक पटना का ही लोकल यूट्यूबर था जिसने पूरे न्यूज़ को वायरल किया। उसके बाद ये खबर संज्ञान में आ गई। अब तो खैर हाई कोर्ट बात मामला पहुंच गया है। अब वहाँ तो जज साहब ने वैसे कहा कि आप किसी भी ज़मीन पर, भूमि पर आप रख देंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या? पर मुझे यहाँ लगता है सर टेक्निकली जज साहब गलत हैं। इसको आप एक्सप्लेन करें कि जज साहब क्यों गलत है? वो सुप्रीम कोर्ट की भी ज़मीन को वक़्फ़ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर की जा सकती है, कैसे? थोड़ा दर्शकों को आप एक्सप्लेन करें। देखिए, वो पुराना एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी, जिसको कहें कि रियादली में कुछ स्थान जो था वो दे दिया था कुछ मुसलमान वकीलों के लिए कि आप लोग यहाँ नमाज पढ़ लिया कीजिए। उसके सलाह बाद तो उनको जरूरत पड़ी जब एक्सपेंशन की, तो उन्होंने कहा ठीक है ये जमीन हम लेते हैं। तो भाई लोगों ने पहले तो उसकी अपील की सुप्रीम कोर्ट में, उनसे तो थोड़ा स्टे ले लिया। उस बीच में, स्टे के बीच में उसको वक्फ को दे दिया। और उसके बाद फिर भाई साहब 20-22 साल लगे इलाहाबाद हाई कोर्ट को अपनी जमीन वापस लेने में। तो ये तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के साथ हुआ। और उसके बाद में आप जानते हैं कि भाई ये तो इस्लामिक लॉ है, कि ये दारुल खिलाफा है पूरा का पूरा भारत। जहाँ भी इस्लामिक रूल रहा हुआ है वो ज़मीन जो है वो अल्लाह की है। 7.1 कुरान में ये कहा गया है। तो इसलिए इसमें कुछ सारी ज़मीन खुदा की है। तो ये आप समझ लें, और इसको समझ के ही इसके नहीं ऊपर आचरण करें, क्योंकि एक बार जहाँ पर इस्लामिक राज्य हो जाता है वो सदैव उन्हीं का रहता है। पीएफआई ने यही कहा था। क्या समस्या है? नहीं, ये पीएफआई भी पटना में जो 2047 का विजन बना रही है उसका कारण वही है, बनाई थी। उसमें भी मोदी जी ने अड़ंगा डाल दिया। गलत वैसे बात है। क्या बताइए, आप इस्लामोफोबिया से ग्रस्त हो गए हैं। नहीं, नहीं, जेपीसी में जो कुछ बातें हुई उसके बाद तो आपने वो एपिसोड किया है, थोड़ा-सा एक्सप्लेन कीजिए इसमें भी कि भई आपके हज़रत साहब ओवैसी साहब क्यों परेशान हो गए? पूरा मामला खुल गया कि बीजेपी असली खेल क्या खेल रही है वक़्फ़ के बहाने। तो बताइए, वो तो वैसे ही कह रहे हैं कि साहब कि ये देखिए कि अगर हमसे जो है डॉक्यूमेंट माँगे जाएँगे तो यूपी में 1,21,000 एकड़ में से 1,12,000 के हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। अब आप बताइए। पसमानदा भी उनके खिलाफ हो गए, तो दरगाह वाले भी जी। उनके खिलाफ हो गए। गलत बात है। देखिए क्या है कि एक माइनॉरिटी को तंग किया जा एक माइनॉरिटी नहीं, जनाब पूरे 25 करोड़ मुसलमान। वैसे रहा है। अब आप एक ये और बढ़ा दिए यार, ये 5 करोड़ कहाँ से आ गए और एक्स्ट्रा? बांग्लादेशी रोहिंग्या, जिस पे नज़र मोदी जी की है कि अगला वाला पॉइंट में, ये आप लोग ए, पहले वक़्फ़ भैया, वक़्फ़ रोहिंग्या के बारे में बहुत कुछ गलतफ़हमी है। हर एक को रोहिंग्या कह देते हो आप लोग, पहले समझ लो। जो बर्मा की जो पुरानी जो 10 साल पहले की जो मरदमशुमारी है, यानी जनगणना, उसमें टोटल रोहिंग्या जो थे वो 10 लाख थे। तो बिल्कुल 5 उतना करोड़ ही आपके होंगे। यहाँ से कहाँ से आ गए? सर मैंने कहा बांग्लादेशी प्लस रोहिंग्या। बांग्लादेश की भी जो है भी इतनी नहीं है। आपको बढ़ा के दिखाने का शौक है, तो नहीं, नहीं, जितने वो बताते हैं उनसे बढ़ा हमको के नहीं आप सर, बताते थे। हमको नहीं सर, उनको दिखाने का। देखिए मैं आज से नहीं बोल रहा हूँ। भारत में जिस दिन वोटर आईडी कार्ड आई रेटिना और थंब इम्प्रेशन से हो गया, भारत में 15% ओवरऑल मुसलमान निकलेंगे, उससे अधिक नहीं निकलेंगे। ओवरऑल पूरे इंडिया में। 15 भी नहीं निकलेंगे, 15 भी बढ़ा के बताते हैं ये।
नहीं, मैं मानता हूं कि संभवतः 15 निकल सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर नहीं जाएंगे। ये सबसे बड़ा स्कैम इनके पॉपुलेशन का है। और ये किस लिए होता है ये भी मैं आपको बताता हूं संजय सर। अब ये मैं बिल्कुल इन डेप्थ इस चीज को समझने का प्रयास कर रहा हूं। ये सिर्फ और सिर्फ राजद, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के सेकुलर नेताओं के ब्रेन के साथ ये खेल रहे हैं कि देखो हरा के दिखा देंगे। ये पहली बार भ्रम मेरा टूटा था यार, ये जब सहार अभी तो ज्वाइंट लड़े तो 2 बार से जीते जब, लेकिन 2014 में सहारनपुर हारे तो मैंने समझने का प्रयास किया कि आसान तो नहीं था यार, कैराना भी टेक्निकली आसान नहीं था। ये कैसे हुआ भाई? अच्छा, लास्ट टाइम जब बीएसपी के साथ भी ये चुनाव में लड़े थे, तब भी ये सारे इंपॉर्टेंट चुनाव पश्चिम यूपी के हार गए। तब मुझे ये बात समझ में आई कि असल में हिंदू ही वोटर जब तक उधर शिफ्ट होकर के वोट नहीं करता इनके वोट के साथ, ये नहीं जीतते। मुस्लिम प्लस 2-3 जाति का आपको साथ चाहिए। इस बार इनको जो गलती हुई और राजपूत के साथ कुछ पटेल जाति और बाकी जातियों के भी वोट ये मिले इनको, तब जाकर के ये रिजल्ट हुआ। वरना माई समीकरण इवन प्लस 7-8% दलित तक होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, रिजल्ट वही होता। लेकिन इस बार ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार सारा वोट समाजवादी पार्टी को गया। तब ये समझ में आया कि प्रॉब्लम यहां पर है। वो वाला तो सिर्फ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो रहा है। खैर उस पे नहीं जाएंगे। हमने तो बीजेपी ऑफिस को ही घेर लिया था सर कल। आप तो हाँ, देख रहे क्यों घेरा हैं भैया आपने? क्या करते सर। हमारे अभिषेक राजा सहित 17 गौ रक्षक 4 सितंबर को रात के 2 बजे 100 गौ माता को छुड़ाया। ये एनिमल क्रुएलिटी एक्ट के भी अगेंस्ट था। एक ही ट्रक में 80-100 से अधिक एक दूसरे के ऊपर, वहां सांस लेने की जगह नहीं थी। मतलब पुलिस के सामने फुलवारी शरीफ की पुलिस, दर्शकों को याद दिला दूं, ये वही फुलवारी शरीफ जगह है जहां पे पीएफआई के लोग पाए गए और पूरा डॉक्यूमेंट पाया गया। फुलवारी शरीफ बहुत सेंसिटिव एरिया है और वहां का जो एसएचओ है वो मुस्लिम है, डीएसपी जो है वो हिंदू होता है। यही हर जगह का नियम है बिहार में फिलहाल। जहाँ अच्छा, मुस्लिम ऐसा नहीं है? हाँ, हाँ, जहाँ मुस्लिम पॉपुलैरिटी अधिक है वहाँ पे जो थाना अध्यक्ष है या थाना प्रभारी जो होता है वो मुस्लिम होता है और हुँ, उसके ऊपर वाला रैंक जो है डीएसपी होता है वो हिंदू होता है। ऐसे ही होता है। लेकिन आप ये तो जानते हैं सर कि आप भले डीएसपी हो लेकिन लिखना तो आप ही को है। थाना अध्यक्ष जो लिखेगा वो तो कागज पर तो वही बनता है। खैर हुँ, 6 तारीख को फुलवारी शरीफ के वामपंथी विधायक का सहारा लेकर के मुस्लिम संगठन को जब पता चला कि गौ माता को हिंदू संगठन गौशाला में भेजना चाहते हैं, तब वो गौ माता को छुड़ाने के लिए गौ सेवकों से वापस उन्हें यूं कहें कि हलाल करने के लिए पहुंचते हैं। पहला अटेम्प्ट उनका फेल हो जाता है। जम करके बजरंग दल के हमारे अ, जो कार्यकर्ता हैं, वो गांधी जी की नीति का पालन करते हुए, अहिंसा का नीति पालन करते हुए सूत काट रहे थे जिससे, या फिर जो डंडा होता है वही हाथ में लिए हुए थे। जैसा भी है प्रकरण, हमने भगा दिया। दूसरा अटेम्प्ट होता है सर, मीसा भारती भी इन्वॉल्व होती है, फर्जी केस बनाया जाता है, पत्थरबाजी उधर से होती है, इधर से कुछ नहीं होता सर। हम नहीं जानते, इधर से कुछ नहीं होता, हम लोग अहिंसक लोग हैं। खैर उसके बाद मुसलमान कुछ क्लेम करते हैं कि हमारे 10-15 साथियों को जो है बुरी इंजरी हो गई है। अब भाई पत्थर चला रहे होंगे तो भाई ऊपर ग्रेविटी का नियम है, आपके ऊपर माथे पे लग जाएगा तो हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता क्या करें। बहरहाल हमारे अभिषेक राजा सहित कुछ लोगों पे हाफ मर्डर तक जैसा चार्ज लगा दिया जाता है। हम इतने दिन से कह रहे थे कि भाई ये पूरा का पूरा केस फेक बनाया गया है, हमारे गौरक्षकों को रिहा किया जाए। एसएचओ के ऊपर विपक्ष के नेताओं ने दबाव डाला, वरना गौरक्षा दल के लोग बहुत ही शांति प्रिय लोग हैं। प्रेम से अलग अलग मंत्री से मिलकर समझा रहे थे, नहीं समझे, कल बीजेपी ऑफिस घेर लिया। जैसे बीजेपी ऑफिस घेरे तो हमने सबसे पहले यही कहा कि ये पटना में टेस्ट है, पटना भी टेस्ट है। अगर जल्दी हमारे सभी कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ा गया तो मात्र 7 दिन के अंदर पूरे बिहार में प्रोटेस्ट करेंगे और भाजपा के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करेंगे। वोट आपको दिए हैं, जिताए आपको हैं, 77 विधायक जिताए हैं, तो हम सवाल जदयू से राजद से क्यों पूछेंगे, हम आपसे पूछेंगे। ये एक और टेस्ट था कि क्या
गौ माता के नाम पर राह चलते हुए जो हमारे साथ हिंदू हैं, वो जुड़ते हैं कि नहीं? तथ्य ये है कि वो जुड़े सर। जैसे हिमाचल में इस वक़्त मूवमेंट चल रहा है, वो एक्सपेरिमेंट है कि क्योंकि इसकी आवश्यकता हमको दिख गई है। वो जब जुटते हैं तो भाई लोग पूरा हुजूम जुटता है। एनीवे तो तो ये बीजेपी क्या ने है, खैर हिमाचल का ही एक्सटेंशन है? हिमाचल, फिर उत्तराखंड और उत्तर करना प्रदेश पड़ेगा में सर। तो चलता ही ये रहता है, और अब ये बिहार। ये ये इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि सामने वाला जिस विज़न को लेकर के चल रहा है, धरातल पे काम ऐसे ही होता है सर। माहौल ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो बीजेपी ने आशानुरूप मदद की, लेकिन जो आपने कहा हिमाचल का एक्सटेंशन, नहीं, हिमाचल एक अलग कहानी चल रही है। हम्म। उसके पीछे कौन है मैं क्यों बताऊँ? आप जानते हैं, हम जानते हैं, वो वहाँ नहीं जाना, इम्पोर्टेंट समझते हैं बात को। मस्जिद से शुरू हुई थी, अब कहा जा रहा है कि नड्डा जी भई तो नहीं ये हो सकते ना? सवाल ही नहीं, उनके अंदर इतना विज़न कहाँ है? अच्छा, चलिए। नड्डा जी पे आऊँगा, वो लेटर की आप बात कर रहे हैं ना, उसकी भी कहानी मैं बता दूँगा आपके दर्शकों को। उसकी भी कहानी, उस साँपेर आगे बेंगा नाचे, तार पाछे कोई गूनी आछे। हम्म। दर्शकों को इसका ट्रांसलेट करता हूँ, बंगाली है कि सांप के आगे अगर मेढक डांस कर रहा है, तो उस मेढक के पीछे कोई बहुत गुणी, मतलब विद्वान दिमाग वाला आदमी है। तो ये जो हिमाचल में हुआ था वो इसलिए अब कहा जा रहा है कि सारे मुसलमान दुकानदार वहां पर जो हैं उनको बाहर निकालिए। ये कौन लोग हैं जो हमारी रोजी रोटी खा रही हैं? यहाँ के नहीं है, यहाँ के मूल निवासी नहीं है। और इनके लिए 10,000 15,000 मेन मार्केट में रोड पे जो ये दुकान है, कौन पे कर रहा है? कौन कर रहा है? वक्फ वाले कर रहे हैं, जमाते इस्लामी कर रहा है, कौन कर रहा है? हमारी इतनी कमाई नहीं है 15,000 की। बात तो सही है सर। और कांग्रेस क्या कर सकती है इसमें? उसको तो हिंदुओं से ही के ही वोट से जीतना है। 2%, 2.5%, 5% मुसलमान वहाँ आपको इस दो जीत दो जीत तो दो दिलाएगा दो नहीं। 2.1%। हाँ, टोटल 2.1% है। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी-किसी पॉकेट में मान लीजिए 5% है, तो वो तो जिताएगा नहीं ना चुनाव। जीतना तो आपको, अच्छा, वहाँ तो साला दलित और ये भी राजनीति ओबीसी नहीं चलेगा। वहाँ तो पंडित और राजपूत से ही जीतना है आपको। बिल्कुल। और ये दोनों दोनों सड़क पर हैं। अब क्या कीजिएगा? उत्तराखंड में भी उसका एक्सटेंशन शुरू हुआ, 2 दिन से आप देख रहे हैं सर। उत्तराखंड में भी चल रहा है। ये पूरे देश में चलेगा। उत्तर क्यों? उत्तराखंड में तो एक और इशू है। उन्होंने 400 मज़ारें खोद डाली और कहा हाँ, कि साहब कि इसमें कोई पीर बाबा दफन नहीं है। ये देखिए, ये तो बहुत ही अनुचित बात है कि साहब आप जो है वो पीर बाबा लोगों के जो उनके जो गद्दी नशीन हैं, उनकी आप बातों पर विश्वास नहीं करते। उनकी बातों की कोई कीमत नहीं है। आपने ऐसे रोड थोड़ी होता है। ब्रेकर देखा है? मैं बता रहा हूँ सर, आपने रोड ब्रेकर देखा है? ज़मीन तो आखिरकार सारी खुदा की है ना। हाँ, अल वो ठीक अराफ है। 128 7.128। हाँ, तो खुदा की ज़मीन को मोदी जी बता रहे हैं ना कि वो भैया कागज़ है, अब कागज़ लगाना पड़ेगा। वो बड़ी किताब नहीं चलेगी। वही तो मेन मेन एंगल ही तो हटा रहे हैं, जिसके लिए वो ऐसी बिल ला रहे हैं। तो भाई ओवैसी जी ने कल कह दिया ना कि साहब की ये सारी ज़मीन जो है ये गड़बड़ हो जाएगी। उनके खिलाफ और लोग भी हो गए। आप ये देखिए कि आपके जो मित्र हैं ना, वो पुराने, क्या नाम उनका, फयाज़ अहमद फैज़ अहमद फैज़ी। फैज़ी। हाँ, नहीं फयाज़ अच्छा, अहमद फैज़ी वो परसों वहाँ पहुँच गए। उन्होंने हुँ, कह दिया कि साहब नहीं, ये तो पसमानदा जो है वो सब समर्थन करता है अमेंडमेंट का। ये 15% अशराफ, 85% पसमानदाओं की ज़मीनों पर कब्ज़े कर रहे हैं वक्फ की आड़ में, इत्यादि, वक़्फ़ इत्यादि। दरगाह वाले अलग हो गए। और तो हुँ। सब मामला ये क्या है? ये फूट डालो राज करो की नीति जो है, ये ठीक है क्या? सबसे पहले तो हमने पसमानदाओं को अलग किया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं, नहीं, पसमानदाओं को तो हम जो है वो अशराफ के माध्यम से ही अपने में तृप्त अंगीकार करेंगे। करेंगे। हुँ। नहीं, तो वो गलत गलत एंगल गलत हो गया ना। फैज़ अहमद फैज़ी को देखिए, मौका पड़ा तो फैज़ अहमद फैज़ी जैसे ही लोग ही काम आते हैं। जहाँ असली आपको खेल खेलना, वो खेलते नहीं। तो ख़ैर हम लोग फूट क्यों डालें सर, ये मुसलमानों का आपस का मामला है, वो जाने। देखिए रही बात वक़्फ़ की ज़मीन, तो कागज़ तो दिखाना पड़ेगा, दूसरे ढंग से आपको कागज़ दिखाना पड़ेगा। पहले तो हम सीए पे बात कर रहे थे, अब कागज़ दूसरे ढंग पे दिखाना पड़ेगा। और सर वक़्फ़ की बोर्ड पर बाकी भूमि जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आप यूँ ही नहीं कह सकते कि ये ज़मीन मेरी होगी। वो चलाना है तो आप सऊदी अरब में जाके प्रिंस से पूछिए ना, वो प्रिंस तो अलग ढंग से खेल रहा है। उसने तो मंदिर बनवा दिया। वो तो कलावा भी बाँधा है, वो तो सत्यनारायण भगवान का प्रसाद भी पा गया। बताइए। आप अलग एक खेल खेल रहे हो। अ,
चलिए ये कंप्लीट कीजिए, फिर प्रसाद पर भी तो आएंगे। हाँ, तो आप अलग खेल जो खेल रहे हैं, तो मोदी सरकार को ये बुद्धि देर से आई, प्रोटेस्ट के बाद आती है, वो ठीक है। लेकिन जगाने के बाद सरकार जगती है, ये मैं मानता हूँ। और इस समय जो मूल आप 2 काम करने का सोच रहे हैं, एक तो आप एनपीआर लाने के जा रहे हैं अगला वक़्त के बाद। तो ये खेल हमको समझ में आ रहा है कि आप पहले ज़मीनें जो हैं ह जो है अपने भारत सरकार में लेके आएँगे। उसके बाद आप बात कहाँ थी कि सीए लेके आएँगे, एनआरसी लेके आएँगे, उसके बाद आप एनपीआर लेके आ रहे हैं। एनपीआर का क्या कारण है कि आप रजिस्ट्रेशन करके एग्जैक्ट पॉपुलेशन पता करना चाह रहे हैं। बात हो रही थी कास्ट सेंसस की और आप लेके आ रहे हैं एनपीआर, हैं? इससे तो पता चल जाएगा कि मुसलमानों की एक्चुअल पॉपुलेशन 14% 15% है। यानी जो मेन स्कैम वो कर रहे थे जनसंख्या का, वो आप अरे खत्म करने 10 का साढ़े 10 से ज्यादा नहीं है, आप मैं आपको बता नहीं देता सर, हूँ। 14% होंगे सर। नहीं, है ही नहीं। सामने एक एक 14%। बच्चा बढ़ा के बता रखा है, हिसाब एक किताब एक लगा दो लो आप। अरे दो अभी चुनाव में देखा था ना, वो 14 साल की बच्ची भी बुरके में वोट डालने गई थी, उसका प्रॉपर वोटर आईडी कार्ड वगैरह नहीं था तब भी। तो ये सब तो होता है, वो तो 100%। इसीलिए मैं हर बार यही सोचता था कि यार बिहार के सबसे ज्यादा सीमांचल के मुसलमान पूरे भारत में से बाहर जाते हैं नौकरी करने, और इनका 80% 90% पोल हो जाता है, और इनका पूरा बाहर ही रहता है। मियाँ भी बाहर रहते हैं, 4-4 साल बाहर रहते हैं। ये बात और है कि औलादे हो जाती हैं 4 साल बाहर रहने के बाद भी, लेकिन फिर भी उसमें नहीं जाएँगे। ये गलत बात है। मियाँ 4 साल से बाहर हैं और 2 औलादे भी होगी। पता नहीं, खैर खुदा की रहमत है, वो तो हो ही सकती है। वो तो उस अलग बात है। तो हो जाती है, उसमें तो क्या है भाई। उधर से तलाक दे दिया, 3 तलाक, इधर हलाला करा दिया। तो नहीं वो तो उसके बाद फिर उसपे तो वापस जब तक निकाह हो, उधर हलाला हो चुका है, तो उससे औलाद हो जाएगी, तो क्या फ़र्क पड़ता है? जो बेटा कहीं से हुआ वो आपका भाई हो गया, इतनी तो बात है। कहीं से कुछ भी हो, इम्पोर्टेंट ये है कि सर ये जो आप कर रहे हो ना, वो इस देश के माइनॉरिटी को खतरे में आप डालने का प्रयास कर रहे हो। और ये एक्सपेरिमेंट जो हो रहा है, ये भी उसी के लिए हो रहा है, क्योंकि आप सीएए के टाइम में चूक गए थे। मोदी जी को समझ में आ गया कि हम लेके तो आ जाएँगे, लेकिन जो सड़क पर फ़ोर्स आएगी, उसके लिए सड़क पर फ़ोर्स आना आवश्यक है। तो ये आप एक्सपेरिमेंट करा रहे हो। फ़ोर्स का मुकाबला फ़ोर्स से, धरातल का मुकाबला धरातल से, ट्विटर का मुकाबला ट्विटर से, यूट्यूब का मुकाबला यूट्यूब से। आप ये जो प्लान करना चाह रहे हो, ये भारत को कहाँ लेके जाएगा सर? बहुत गलत है, बहुत गलत है। बहुत और गलत। दूसरी ऊपर तरफ से जो है वो हिंदू जो है वो लगातार असहिष्णु होता जा रहा है। अब बताइए कि क्या है कि थोड़ा-सा कहीं कोई आपका बीफ टैलो और फिश ऑयल मिला दिया, उसको लेके हंगामा कर रहे हैं। क्या होगा इस देश का? सहिष्णुता भी कोई चीज़ होती है आखिरकार। नहीं, नहीं, जैसा समाज वैसा हीरो सर। देखिए, समाज में 2014 के बाद जिस प्रकार की असहिष्णुता फैली है, आपने देखा कि कांचीपुरम मठ के शंकराचार्य को सीढ़ियों से घसीट लिया गया। कहाँ कोई हिंदू बोल पाया? अब आप बीफ ही तो मिलाया है, कोई डाका तो नहीं डाला। हुँ। बीफ का थोड़ा-सा हैं, और कुछ देखिए मछली अब का तेल। कांग्रेस के समर्थक जो हैं उसके ऊपर मीम्स चला रहे हैं और अरे वो कांग्रेस छोड़िए, मज़े राहुल गांधी को ट्वीट करना पड़ा। कह रहे भाई मज़े लेना बड़ा नहीं, दुःख तो का कल तो बात है। पवन खेड़ा जो थे, वो इसका कह रहे थे कि ये सब फालतू बकवास है। और आज कांग्रेस राहुल के गांधी जो है चमचों का वो मैं दूध भात लेता हूँ। वो पहले राहुल गांधी को फ़ोन करके पूछते हैं कि सर क्या करना है? तो राहुल गांधी बोलता है कि विरोध करना है, बीजेपी सपोर्ट कर रहे हैं, विरोध करना है। अचानक से राहुल गांधी के जो नए मास्टर बोलते हैं, "अरे सर, इसमें विरोध नहीं करना है, इसमें तो हिंदू वाला साइड लेना था आपको, क्योंकि ये आपके लिए काम आएगा।" अचानक से फिर पवन खेड़ा बोलते हैं, "अबे तूने सपोर्ट में ट्वीट कर दिया क्या?" बोला, "हाँ।" तो खैर तेरी क्या वैल्यू है, एक काम कर, आज से विरोध चालू कर दे। तू कह कि नहीं-नहीं हिंदू के विरोध में अत्याचार हो रहा है, ये गलत हो जाएगा। राहुल गांधी जी की प्रशंसा करो। उसके बाद वो बोलेंगे, "माननीय राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, इसकी जाँच हो जानी चाहिए।" अब मैं इसके मूल पे आता हूँ सर। देखिए, हिंदू बड़ी निकृष्ट कौम है, बुरा ना लगे आपके दर्शकों को, सुनिएगा। मैंने मेरे चूँकि मेरा सर्कल काफ़ी बड़ा है, तो मणिकर्णिका घाट और बक्सर के घाट पे हज़ारों बार तो नहीं कह सकता, लेकिन सैकड़ों बार ज़रूर हो गया है जाना, ठीक-ठाक। सैकड़ों बार भी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 20-30 बार से के आस-पास गया हूँ। ये जो अंतिम यात्रा में जो घी पड़ता है ना सर, ₹35 ₹40 की जो डब्बी मिलती है घी की मार्केट में, ये क्या है? उस घी से लड्डू बनाओ, कुछ भी बनाओ सर।
वो क्या है उसमें? चर्बी ही तो है। हिंदू के साथ समस्या है पूजा पाठ तक में, वो एक डब्बी आ जाती है 35 रुपए की। हिंदू इतना अपने आप से कटता चला गया चीजों के लिए। पूजा पाठ में 100 रुपए के जगह पे 65 रुपए का वो कोई फलाना घी लेकर के आएंगे, वो पूरी तरह से चर्बी होती है। तो आप उनसे बने सामग्री को टेस्ट के लिए लैब में भेजिए, उसमें वही जानवरों की चर्बी मिलेगी, मछली का ऑयल मिलेगा, मिलना ही मिलना है 100%। तो ये लड्डू का प्रकरण क्या है मैं बता रहा हूं, सस्ते घी का असर है। अब क्रिश्चियंस को क्या लेना देना? जो 2019 का ट्वीट आप ही ने शेयर किया था ना, वो न्यूज जो जगन मोहन रेड्डी ने अपने क्लोज को बिठाया था, जो क्रिश्चियन था, जिसपे बड़ा बवाल हुआ था। अच्छा, उस आदमी को क्या पता है कि सनातन क्या है? वैसे उन्होंने ये कहा था कि भाई जो है वो ये कन्वर्ट नहीं हुए हैं, खाली हमारी अम्मा कन्वर्ट हुई हैं, उनकी बहन कन्वर्ट नहीं हुई। हम मान लें, आप ये कहना मानिए, चाहते हैं हम मान लें? सर मेरे काहे नहीं माथे पे मानेंगे? तो हम इतना बड़ा सी नहीं है सर, हम इतना बड़ा अच्छा, कैपिटल सी चलिए, नहीं है, चलिए। हम नहीं मानेंगे। हम राइस बैग वालों को आप तो जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, मुझे, मैं राइस बैग वालों को कैसे समझाता हूँ, मिले थे वहां पे गेट नंबर 2 के सामने, जो यहाँ का जू है चिड़िया खाना, वहां पे हिंदू मसीह वाले मिले थे हमें। तो जो हमारा संस्कार है, गांधी जी की को हम मानते हैं, आप तो जानते हैं, तो गांधी जी की विधि से समझाया। लोग कह रहे हैं हिंसक हो रहे हैं, लेकिन हम तो गांधी जी की विधि से समझाए। जैसे आजकल हमारे वहां पे कुछ है ऐसे, वो जैसे ही हिंदू मसीह आते हैं हमारे लड़के पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद जो होता है होता है। ऐसे ही काम होता है सर। कहने का मतलब ये है कि वो सस्ते घी का उपयोग करके लड्डू बना देगी। 100% उसमें रिजल्ट यही आना है सर, क्योंकि इस देश में एक पूरी की पूरी लॉबी है, माफिया है, जो जानती है कि हिंदू अपने पूजन सामग्री में, अपने, इवन सोचिए, बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा, किसी के पिता की मृत्यु होती है, अंतिम यात्रा में, शव यात्रा में जो घी पड़ रहा है, वो 80 रुपए का डब्बा लेकर के आ जाएंगे वहां से, दुकान से। वो सभी दुकानों पे, पूजा सामग्री की दुकानों पे वही डिबिया मिल रही है, वो उड़ेल रहे हैं। तो उन्हें पता है कि वो किसी को वो कोई वो फर्क वो नहीं वो पड़ता। वो भी फर्जी है। 100% फर्जी है सर। आप, मैं बता रहा हूं, पूरे कानपुर से लेकर के पूरे यूपी में, कई जगह बिहार में गाय की चर्बियों से ये घी तैयार करने का पूरा एक नेक्सस है सर। कौन नहीं जानता है सर, ये ओपन सीक्रेट है। कहीं आपको लगता है कि 250 रुपए केजी दुनिया की कोई कंपनी घी प्रोवाइड करा सकती है? भैया अच्छा घी चाहिए, बिल्कुल आपका जो A2 वाला जो घी है, यानी देसी गाय का, तो ये 900 रुपए से कम तो नहीं मिलता। सर मैं तो मार्केट पर विश्वास ही नहीं है मुझे, मैं क्योंकि देख रहा हूं किस प्रकार से जानवरों की चर्बी का उपयोग किया जा रहा है। वास्तविकता यही है सर कि दूध में मिलावट, घी में मिलावट, ये कॉमन है। और अगर इस बात को हिंदू अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, इतने भोले हैं, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं 2.5 से 3 केजी दूध लेता हूं, पड़ोस में सामने से गाय आती है, वो सामने निकालते हैं, और उसी से हम घी बनवाते हैं, और उसी का सामग्री का उपयोग करते हैं पूजन में भी। क्योंकि पता है, हर हिंदू को ये पता है, और ये ऐसी बात नहीं कि मैं कोई अनोखी बात बता रहा हूं, हर हिंदू को पता है कि घी में, गाय की में चर्बी, भैंस की चर्बी, सूअर की चर्बी का उपयोग हो रहा है, सब जानते हैं। लेकिन अब यही है, यही चल रहा है इस पूरे भारत में। तो ये लैब में जो रिपोर्ट आई है, मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ, हाँ दुख जरूर हुआ। अच्छी बात ये कि अच्छा, पवन बात कल्याण, देखिए, जो रिपोर्ट आई है वो NDDB की लैब से आई है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, हाँ, जो कि देश की सबसे लब्ध प्रतिष्ठित संस्था है डेयरी में। हम्म, और हम्म। उसके ऊपर भी कह रहे साहब ये तो गुजरात से आई है। दे यार अरे भाई बदमाशी साहब, की। देखिए सर, वामपंथियों से तो मैं बहस करता नहीं, मेरा जूता ही बहस करता है। क्या है ये भी कि ठीक है, वैसे वाम आइडिया बिल्कुल सही है। सर ऐसा है, वामपंथी मूर्खता के उस लेवल पर ले जाएंगे जहां आप उस तरह की बहस नहीं कर सकते, और फिर वो आपको डिफीट कर देंगे। तो उनसे बहस करने का कोई लाभ नहीं है।
मूर्खों से बहस नहीं करना चाहिए। उनको फिर वो ताड़न के ही अधिकारी हैं। अब ताड़न का गलत अर्थ लोग ले जाएँगे यहाँ पे, लेकिन समझने वाले समझदार हैं। खैर, तो भैया तो जिसको मूर्ख अवधि आती होगी, वैसे भोजपुरी में भी हाँ, तो ताड़ने का मतलब वही होता है, ताड़ो। भोजपुरी में तो क्या बताएँ सर, भोजपुरी में तो ताड़ने पे ही गाना बना ही बना है। अरे जैसे ताड़ना भौजी लहंगा चोली निकाल देंगे तो भोजपुरी तो गाने खत्म हो जाएगा। मतलब आज के दौर की। ये 4 तो सर ये तो हमारा पेटेंट वर्ड है सर। तो कहने का तात्पर्य तो ये है कैसे कि समझाएं, बताइए आप हमारे जो है ये अम्बेडकर वादियों को और तथाकथित कुछ तो आजकल जो है वो अपने यहाँ तथाकथित जो राइट विंगर्स हैं वो भी उन्हीं के तरह उसी में गाना गाते हैं। भाई बहुत सारा जातिवाद आ गया है और यदि मंदिरों को मुक्त कर दिया गया तो वहाँ जातिवाद फैल जाएगा। कल इसी के ऊपर बनाया हूँ मैं। भैया मंदिरों को मुक्त कर दिया जातिवाद फैल जाएगा तो देखिए फिर पवन कल्याण को इतना मास लेवल पे समर्थन क्यों मिल रहा है? हाँ, और समाज जब बदलता है ना पवन कल्याण ब्राह्मण तो नहीं है, नहीं, तो फिर बिल्कुल सर समाज जैसा बने ना तमिलनाडु के 90% जो मंदिर हैं उनके जो आगम शास्त्र जैसे जो शैव मंदिर हैं वो सारे के सारे जिसको हम वहां पे बोलते हैं क्या आपके वो पेरियार बोला करता था, ब्राह्मण शूद्र और पंचम। तो दलितों को पंचम बोलता था वो और दलितों से पूरी तरह से छुआछूत का व्यवहार करता था। लेकिन आजकल के जो ये हमारे कुछ राइट विंगर पैदा हो गए हैं उनको भी इसमें अंतर नहीं पता है। वो पेरियार को ही अरे सब कुछ समझते हैं। वो पेरियार पेरी जो वो पूरी तरह से घृणा करता था दलितों से, वो उनका पेरियारवादी आजकल को हीरो तो है। यही पता नहीं है जो नॉर्दर्न इंडिया के पेरियार समर्थक है कि बाबा अंबेडकर साहब ने उसको कितना लताड़ा है। पढ़ लेंगे तो कान से खून निकल जाएगा, लेकिन अरे खैर आप भी एक अजीब बात करते हो यार, गलत हो अम्बेडकरवादी गलत अम्बेडकर तक को नहीं पढ़ते, आप कह रहे हो वो पढ़ते पेरियार को पढ़ लेंगे। नहीं नहीं वो नहीं नहीं सर मेरे से गलती हुई, आई अपोलोजाइज। मैं एक्सपेक्ट ही क्यों किया था वो वाला, फिर मैंने पहले ही बोला कि मेरी मेरी जूती बात करती है, मेरी गलती है, वहां पे नहीं जाऊंगा। देखिए ठीक है, तुम नहीं पढ़ोगे जो करना है। तुमने तो बाबा साहब अंबेडकर की हुवेर शुद्रा नहीं पढ़ी, जिसमें उन्होंने आर्यन इन्विजन थ्योरी को बिल्कुल क्वेश करके रख दिया, लेकिन चलो वो भी नहीं पढ़ना, मत पढ़ो। मैं वहां जाना ही नहीं चाह रहा। मैं पूछ रहा हूं कि पवन कल्याण को इतना अनप्रेसिडेंटेड रूप से समर्थन क्यों मिल रहा है, और सिर्फ अब पहले तो लग रहा था आंध्रा तक ही सीमित है, अब तो वो तेलंगाना तक पहुंच रहा है। वो वाइब, वो क्यों इतना समर्थन मिल रहा है? क्योंकि समाज बदल रहा है 2014 के बाद। जो मैं कह रहा था, जो बीच में टूट गया, कि आज के समय में हमारे शुक्राचार्य जी पे कोई पुलिस हाथ लगा दे, किसी भी शुक्राचार्य जी पे, संभव है, पूरा भारत हिल जाएगा। लेकिन 2008 में हुआ था। उसी प्रकार से हमारे संतों को उठाया गया था, प्रज्ञा ठाकुर दीदी को। तो समाज बदल गया, समाज में हिंदू अब बोलने लगा है। जब हम बोलेंगे, हम इंटॉलरेंट होंगे, तो सामने वाला तो कहेगा कि भैया इतना तो इंटॉलरेंट ठीक नहीं। अब अच्छा, अब तो किताब वापसी भी करके देख ली, वो नहीं किताब नहीं है, क्या अवार्ड वापसी, साला वो भी आपने एक्सपोज कर दिया। अब वो अवार्ड वापसी करने का भी ड्रामा नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट आपने उनको कोई इज्जत ही नहीं दी है। आप तो कहते हैं कि रोमिला थापर जिसकी किताबें पढ़ के लोग आईएएस बने, आईपीएस बने, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। क्या मानना पड़ेगा आपको कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार के नींव की स्थापना की, इल्तुतमिश ने पूरा कराया 1120 में, हाँ ये मानना बताइए। पड़ेगा। अच्छा लॉजिक सुनिए सर, मतलब विज्ञान से कोई लेना देना नहीं, रोमिला थापर का वैसे भी क्या लेना देना इरफान फार्मिंग, कि वो बनाया गया था अजान देने के लिए। अरे हवाई आदमी, उस उस हाइट से चीखेगा भी तो गांव छोड़ो, नीचे को आवाज ना आनी है। इनको हम्म। साउंड का पता नहीं। खैर साउंड नहीं पढ़े तो भी नहीं ये थे। बताएं कि जब उसको ऊपर से आप ही लोगों ने खूब सारी पिक्चर्स उसकी ली हैं ऊपर से, पहले हेलीकॉप्टर से ली थी, आजकल ड्रोन से लेते हैं, तो जो ऊपर से जब उसको देखते हैं तो वो एक सन डायल की तरह दिखाई पड़ता है। तो ये जो तकनीक है ये उस समय के उज्बेकिस्तान में कहाँ से आ गई थी? सर ऐसा है, न खाता न बही, जो इरफान इरफान हबीब और रोमिला थापर का है वही सही। एनसीईआरटी से नीरज अत्री भैया ने
आज से 3 साल पहले एक क्वेश्चन पूछा था, कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है कि कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश वाला कोई भी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस? बोला नहीं हमारे पास नहीं है, वो रोमिला थापर ने लिखा है उसी को हम सही मानते हैं। तो अगर रोमिला थापर को सही मानते हो तो संजय दीक्षित सर को भी सही मान लो, कह दिया बात खत्म हो गया। और सारे गणेश भगवान, अच्छा इतने उस वक्त के इस्लामिस्ट जो है ना इतने प्रेमी थे, बोला कुरान के लिखे हुए हरफों को भी उन्होंने झुटला दी। बोला बताओ उसमें घंटी है, और घंटी सर किसकी घंटी क्या है सर कुरान के हिसाब से? शैतान का। अरे शैतान की आवाज है वो। बताइए, वो बनी रही है। तो ये सारी चीजें, हालांकि कुतुबुल मस्जिद जो है उसमें उन्होंने माना है, इतना कम से कम है कि देखो यहाँ जैन मंदिर था, हिंदू मंदिर था, हम तोड़ दिए, तोड़ना बनता है। भाई अब देखो सारी चीजें उनकी किताबों में लिखी हुई हैं, खुद की किताबों में लिखी हुई हैं। इरफान हबीब ने तो कहा कि नहीं साहब, वो क्या है कि वो ट्रायम्फलिस्ट थी, वो जो थी ना वो विजय के अहंकार में उन्होंने जो है इसका बहुत अतिरंजन कर दिया, एग्जैजरेट कर दिया, अभी अभी इसलिए ऐसा बांग्लादेश में लिखा हुआ है। उसको अभी उसको मत बांग्लादेश में बौद्ध मंदिर कल तोड़े गए, परसों। हिंदू नहीं, बौद्ध बौद्ध। भारत के 9 बौद्धों को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हुआ है कल। नौ बौद्ध कौन से बौद्ध हैं? वो भगवान बुद्ध के अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं क्या? अरे सर 9 बौद्ध अलग लेवल के बौद्ध है। बोले कि ऐसा है कि बौद्ध धर्म ओल्डेस्ट रिलीजन है। मैंने पूछा कि अच्छा ठीक है, तो भगवान बुद्ध जब सिद्धार्थ के रूप में थे तो क्या रिलीजन था? बोलते हम तुमसे बातें नहीं करेंगे, लॉजिक पर बात क्या करते हो अभिषेक तिवारी? लॉजिक पर हम बात करते हैं तो 9 बौद्ध होते हैं, लॉजिक को परे रख के बात करो। ये तो स्थिति है। अब इससे एक और भी बात हो गई है कि जो फ्री हिंदू मूवमेंट जिसकी हम लोग पहले बात किया करते थे, उसमें भी एक नवजागरण आ गया है, और अब बिल्कुल है। बहुत सारे लोग जो बात करते हैं वो उसके बारे में बात करने लगे हैं। तो इस पर सर आप थोड़ा सा और प्रकाश डालें, थोड़ी सी योगी जी की बात करेंगे और फिर इसको अंत करेंगे। देखिए सर, हुआ क्या, समाज बदला, तो उस समाज को देखते हुए उस हिसाब से नेतृत्व पैदा हो गया। असम में पैदा हो गए हिमंता बिश्व शर्मा, योगी जी पहले से हैं। आप देखिए तमिलनाडु में अन्नामलाई साहब अभी तो हायर स्टडी के लिए गए हुए हैं, या फिर पवन कल्याण आए। जो विजेंद्र है कर्नाटका में, इनका बेटा है येदुरप्पा साहब का, वो माइक्रो मैनेजमेंट बहुत अच्छा करता है और बहुत प्रखर हिंदुत्ववादी है, बहुत प्रखर हिंदुत्ववादी है। इनफैक्ट तेजस्वी सूर्या ओवर हाइप्ड है। वहाँ पे एक जो और नेता पैदा लिए साउथ बैंगलोर में, वो भी बहुत अच्छे हिंदुत्ववादी हैं। आई थिंक क्या पी सुरेश नाम है क्या। प्लस इस वक्त जो यहाँ से टुमकुरू ग्रामीण से विधायक है बीजेपी के, वो भी प्रखर हिंदुत्ववादी है। तो आप देखिए कि हर तरफ से वो जो रीड कर लेगा कि समाज किस तरफ जाता है, उसी हिसाब से ये होता है। अब क्या है कि एक्सपेक्टेड लेवल पे चीजें फुलफिल नहीं होती, तो सनातन समाज स्वयं फिर विकल्प उठाने लगता है कि चलो ठीक है, बीजेपी अगर गलत डायरेक्शन में भी जाएगी तो बीच में उसको पुश करेंगे, रोकेंगे, टोकेंगे, उसे वापस रास्ते में लेके आएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, अपना आदमी है। तो इस तरह से क्या होने लगता है, फिर फ्री हिंदू मूवमेंट के लिए स्पेस बन जाता है। छोटे-छोटे आप देखिए संगठन बन जाते हैं। केरल वाली मीटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी। होसबोले साहब ने आई थिंक बोली थी कि जो बीजेपी को 2014-2019 में छोटे-छोटे हिंदू संगठन सपोर्ट किए थे चुनाव के समय, ये 2024 के चुनाव में क्यों नज़र नहीं है? उनको फंड करने की ज़िम्मेदारी किसकी थी? उनको फंड्स क्यों नहीं मिले, या वो क्यों नहीं धरातल पर उठे? अब इसका जवाब तो खैर नड्डा साहब को देना आप था। क्या समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का रंग भगवा है? नड्डा जी से पूछिए, वो बताएंगे आप। ये टॉपिक छूट गया था, जो मैंने कहा सापेर आगे बेंगा नाचे, तार पाछे कोई गुनी आचे। न तो देखिए, आप भी जानते हैं खड़गे साहब चुने हुए अध्यक्ष हैं, और ना ही जेपी नड्डा साहब जो है उनकी चल पाती है अध्यक्ष। दोनों एक दूसरे लेटरबाजी कर रहे हैं। न तो खड्डा जी, सॉरी, खड्डा जी गलती से मुंह से निकल गया, सॉरी 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 सॉरी, लाइव है तो हो जाता है। न तो नड्डा साहब ने स्वयं लेटर लिखवाया या लिखा है, ना उधर से खड़गे साहब ने। दोनों तरफ से चल रहा है इंटेलेक्चुअल युद्ध। खड़गे साहब ने लिखा भारी भरकम चिट्ठी, बोले कि देखो ऐसा है
मैं रोनित नाना बोल रहा हूँ, ये पंजाब के जो ये हैं बिट्टू साहब, उन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। वो हमारे लिए एसेट है। तो करारा जवाब देना है। नड्डा साहब एक काम कीजिए, चिट्ठी लिखिए, बोले कि ये राहुल गांधी ने बोला है और डायरेक्ट अटैक मारिए। इससे क्या है कि जो बदली हुई हमारी स्ट्रेटेजी है केरल मीटिंग के बाद, लोगों को भी पता चलेगी कि हम अब बैकफुट पे नहीं जाएँगे। हम सीधे राहुल गांधी को अटैक करेंगे और बार-बार अटैक करेंगे राहुल गांधी को, पर्सनल अटैक करेंगे परिवार को। इससे क्या होगा कि पूरी कांग्रेस इकोसिस्टम डिरेल हो जाएगी। वो मूल मुद्दे को भूल जाएगी। बोलेगी कास्ट सेंसस बाद में, हमारे राहुल गांधी जी को बोला कैसे इसने पहले। मैं तो कहता हूं भाजपा को एक डेडिकेटेड आदमी रख देना चाहिए संजय सर, जो सुबह उठे और राहुल गांधी को एकदम प्रवचन दे दे राहुल गांधी के ऊपर एकदम। पूरी कांग्रेस सुप्रिया सिन्हा सहित राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल, वो पूरा 24 घंटा राहुल जी करती रह जाएगी। यही इनका लक्ष्य होना चाहिए। पूरा इनका डिरेल हो जाएगा। लेकिन वो जेपी नड्डा जी अजय के माध्यम राहुल से होगा। राहुल गांधी जी तो फिर कह रहे हैं कि साहब कि हमने कुछ गलत थोड़ी कहा जो सिखों के बारे में कहा। नहीं, नहीं, बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ ये बोले। देखिए क्या है, ये तो हम और आप चाहते हैं। अभी भी हम चाहते हैं कि हरियाणा में 10 रैली हो राहुल गांधी की, हो नहीं रही ना। हम तो चाहते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि ये इस प्रकार की बातें बोले। प्रॉब्लम क्या है ना कि कांग्रेस ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इस प्रकार के वचन जो है ना, चिट्ठी के माध्यम से नड्डा जी बोल जाएंगे। उन्होंने इसका मतलब, उनको भी एहसास हो रहा है कि बीजेपी ने थोड़ा-सा अपना स्टैंड्स बदला है। क्या होता है कि जब आप क्रिकेट को बहुत अच्छा समझते हैं, क्रिकेट के हिसाब से बताते हैं। वैसे चलिए मैं अब बंगला अब आपको भी जाना है, आपका भी शो होने वाला है, तो अंत में नहीं, एक वो बार और पूरा कर पूछ लूँगा सेंटेंस। वो सेंटेंस हम्म, पूरा करूँगा सर। क्या है, मैं बांग्लादेश वाले मैच का विरोध कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ। लेकिन फिर भी हम्म, जब कोई प्लेयर आउट ऑफ द फॉर्म होता है तो उसको कोच सलाह देता है, थोड़ा-सा स्टैंस बदलो। बॉल ज़्यादा बेटर आएगी बल्ले पे। बीजेपी को इन दिनों सलाह दिया जा रहा है, थोड़ा-सा स्टैंस बदलो। बिल्कुल प्रो हिंदूवादी नहीं हो सकते, तो थोड़ा तो 2014 के आसपास दिखो, तो वो दिखने का प्रयास है। जी। मैं ये कह रहा था कि भाई लोग तो कह रहे थे कि साहब की बुलडोजर बंद कर दिया गया है। यहाँ समाचार आ रहा है कि योगी जी ने रेलवे लाइनों के आसपास कानपुर में पूरी सफाई करवा दी। ऐसा है सर, उसमें क्लियरली मेंशन था, विद इन द लॉ चलेगा बुलडोज़र, और योगी जी लॉ से बाहर जाते ही नहीं है। वो तो कभी एन्क्रोचमेंट जाते के नहीं, कभी भी नहीं जाते, कभी भी नहीं जाते सर। वो बोलते भी लॉ से अगेंस्ट में नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो बोले कटेंगे तो बटेंगे, वो अपने लिए थोड़ी ना बोले थे। वो तो बांग्लादेश के संदर्भ में और 1 अरब 40 करोड़ हिंदू के लिए, 1 अरब 40 करोड़ पूरे देशवासियों के लिए बोले थे। अब कुछ लोग गलत समझ लें तो हम क्या करें? तो उसी प्रकार से बुलडोज़र जो है यूँ ही चलेगा, क्योंकि उसमें एक छोड़ दी थी सुप्रीम कोर्ट ने बात कि इन्क्रोचमेंट, इल्लीगल इन्क्रोचमेंट वाला मामला। आपको तो पता है सर, पूर्वांचल में घरे जितना बनता है, अगर इन्क्रोचमेंट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सब साफ हो जाएगा। बाबा भी तो पूर्वांचल के हैं, समझते हैं इस बात को। तो इंक्रोचमेंट में तो सर बुलडोज़र चल सकता है, वो लाइन ओपन रखिए तो उस बाबा को रोक। देखिए, बाबा को तो बाबा के बुलडोज़र प्रक्रिया की तो सराहना भी की थी सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसा थोड़ी ना है। बाबा न्याय प्रिय आदमी है। बाबा जो कर रहे हैं वो तो यूँ ही चलेगा। और देखिए, कानपुर में सफाई आवश्यक है, हर रेलवे के आस-पास सफाई आवश्यक है। अगर आपने हल्द्वानी से कुछ भी सबक नहीं लिया है, तो आप ऑलरेडी डिलेड हैं। योगी जी से सीखिए कि सही टाइम पे कैसे फंक्शन किया जाता है। और ये सभी रेलवे ट्रैक के आसपास के इंक्रोचमेंट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि भारत अगले 5 साल में बहुत नाजुक स्थिति से गुजरने वाला है, जिस हिसाब से मुझे मोदी जी की योजनाएं आती हुई दिख रही है। अभी तो वक्त पे ही बहुत बवाल होना बाकी है और हल्के में लोग ले रहे हैं। बहुत कुछ अलग काम हो रहा है और इसके लिए तो मोदी जी को साधुवाद बनता है, वक्त जिस प्रकार वक्त से। पे तो क्या बवाल होगा, जो 85% वाली जो पसमानदा महाज है वो उनके सामने खड़ी हो गई आके, तो मुसलमानों में ही डिवीजन हो गया। पहली बार हुआ है वैसे इस तरह से वहाँ खुलेआम डिवीजन। हम तो बहुत दिनों से कह रहे थे कराओ कराओ कराओ, ये कराते नहीं थे। सर, दुनिया में कहीं भी डिवीजन आएगा जहाँ पे ज़मीन और अर्थ, पैसे का मामला होगा। बीजेपी गलत ढंग से खेल रही थी, कह रहे थे हम शौचालय दे देंगे। अरे भाई, उनको शौचालय चाहिए ही नहीं था। वो तो गिट्टी से साफ कर लेते हैं, आप अरे पत्थर से साफ उसी कर को तो लेते हैं। इस्तिंजा कहते हैं ना, ढेला शरीफ। अरे माफ़ करें, लाहौर वाया कुवैत, बताइए। ये 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 नई डेफिनेशन है लाहौल विला कुव्वत की। गुड गुड गुड।
ऐसे कंटेंट के लिए आप लोग आइए जयपुर डायलॉग समिट में, और एंटरटेनमेंट मिलेगा पर्सनली। ये तो बिल्कुल होगा ना, वो तो आप देखिए सेंटर स्टेज के थोड़ा लिए बधाई, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। दीन की दावत में आप लोगों का स्वागत है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। पूरा स्वागत आप रहेगा लोग सर, सब पूरा जो है स्वागत। वो नए नए दीन को छोड़ के पुराने दीन में लौटे, यही हम क्या करते हैं। नहीं, कुछ नहीं करना होता है, आपको थोड़ा-सा सजदा का स्टाइल बदलना है, वैसे की जगह ऐसे कर लेना है, बाकी सब ठीक है। जी, तो आइए अब चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद, अभिषेक जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।